मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रथम अकादमी परिवार में। मैं सूरज कुमार। तो जी, आज हम लोग क्लास 8 का साइंस का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस पर बात करेंगे। आज हमारा ज़्यादातर बायो का पोर्शन रहेगा, ठीक है। और बाकी उतना आपका दिमाग नहीं खराब करना है, क्या है नहीं, बस मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा परिवर्तन यौवनारंभ के दौरान नहीं होता है? तो देख लो, शारीरिक लंबाई में वृद्धि, आपके पास गौण लैंगिक गुणों का विकास, साथ ही साथ देखा है तो एडम्स एप्पल दिखना, ये सभी होता है, परंतु रज्जु निवृत्ति नहीं होता है। तो यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव का सामान्य अवधि क्या है? तो बेसिकली 28 से 30 दिन के बाद वो होता है, पीरियड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? तो भाई साहब, दाल, रोटी, सब्जी, ये किशोर के लिए नहीं, सभी उम्र के आदमियों के लिए सही होता है और औरत के लिए भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कितने उम्र तक शेषावस्था कहा जाता है? तो 0 से 5 साल के शिशु को कोई शेषावस्था बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यौवनारंभ की उम्र क्या होती है? तो यौवनारंभ की जो उम्र होती है वो 10 से 12 वर्ष को रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, किशोरावस्था की अगर उम्र की बात करूँ तो 11 से लेकर 19 वर्ष तक चलता है ये, ठीक है। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन है तो बेसिकली ये एक पुरुष हार्मोन होता है। उसी प्रकार से जो एस्ट्रोजन होता है दोस्तों, वो स्त्री हार्मोन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यौवनारंभ के साथ ही पुरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसी को तो टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो 9 का तो 1 हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि 10 नंबर का प्रश्न है हमारे पास। लिखा हुआ यहाँ पे किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं? तो भाई साहब, यौन अवस्था में, ठीक है ना। यौवन अवस्था में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। जी नहीं, बिल्कुल भी गलत है। यौन अवस्था नहीं, किशोरावस्था में। चैप्टर ही किशोरावस्था की ओर है यार, ठीक है। तो याद रखना, यौन अवस्था नहीं होगा, किशोरावस्था होगा। कि मुझे याद आया कि मेरा एक दोस्त ने यही गलती से मार दिया था, तो ये आपको नहीं करना है। किशोरावस्था में शरीर में कई प्रकार की लंबाई में, आवाज़ में, शारीरिक बनावट में परिवर्तन आता है, ठीक है। लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? उसी को तो एडम्स एप्पल बोलते हैं, फिर कंठध्वनि बोला जाता है। निम्न में कौन नर जनन हार्मोन है? तो वही नर की बात करो तो टेस्टोस्टेरोन, ये जनन हार्मोन हो जाएगा। एस्ट्रोजन स्त्रियों का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन मादा हार्मोन है? तो अभी मादा हार्मोन की बात करो तो एस्ट्रोजन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़कियों की अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन उत्सर्जित होता है, तो वही एस्ट्रोजन। अच्छा, वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित तो हार्मोन कहलाता है, इसी को तो लैंगिक हार्मोन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्मोन क्या है? बेसिकली एक रासायनिक पदार्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्त्रियों में जनन आयु का आरंभ उस समय होता है जब उनके भाई साहब ऋतुस्राव मतलब प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। तब से वो देखा जाए उनमें जनन की परिपक्वता आ जाती है, वो माँ बनने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। एक्चुअली सही रीजन बताऊं तो यौवनारंभ बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। 11-12 साल तक के लड़कियों का, किसी का 10 साल में ही होना शुरू हो जाता है। परंतु भले ऋतुस्राव होना शुरू हो गया है, परंतु अभी जरूरी नहीं, ये सही नहीं है कि अभी वो माँ बनने के लिए तैयार है। माँ बनने के लिए एक्चुअली जो शरीर तैयार होता है वो 18-20 साल के बाद होता है, ठीक है। चलिए, ऋतुस्राव लगभग कितने दिनों के अंतराल तक होता है? तो वही 28 से 30 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स और वाई है तो बेसिकली एक लिंग गुणसूत्र है। अगर XX मतलब XX मिला तो वो याद रखना वो लड़की होगी, और अगर XY हो गया तब वो पुरुष हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा गुणसूत्र नर शिशु, भाई भी मैंने बताया, नर के लिए XY और स्त्री के लिए XX। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पुरुष में कौन से लैंगिक गुणसूत्र मिलते हैं? तो पुरुष में XY पाया जाता है, वही अगर मैं महिला की बात करूं तो उसमें XX पाया जाता है। अच्छा, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये केंद्रक में पाए जाते हैं। मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को कहते हैं, तो उसी को तो गुणसूत्र कहते हैं, वही X और Y। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में लड़कियों का विवाह किस उम्र के पहले करना कानूनी अपराध है? तो वही 18 वर्ष। अच्छा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है, जिसे को तो डायबिटीज बोलते हैं। भोजन में लोह तत्व की कमी से होता है, तो भोजन में लोह तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है, जिससे खून वगैरह पतला होने लगता है। लोह तत्व निर्माण करता है तो जनरली रुधिर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्स
किस विषाणु के कारण होता है? तो HIV विषाणु के कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है। अच्छा, एड्स रोग किसके कारण होता है? तो बेसिकली विषाणु के कारण से होता है। अच्छा, क्या लिखा है कि पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैलता है? तो बेसिकली फिजिकल टच के कारण से, जैसे कि खून का चढ़ना, इस तरह से हो गया, ये सभी चीज़ों से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संक्रमित माँ से उसके शिशु में किसके द्वारा HIV जाता है? तो बेसिकली दूध द्वारा हो गया, और बेसिकली जब पेट में होता है तो उनके खून से ही सारा चीज़ होता है, तो उससे हो सकता है। ठीक है, तो जनरली दूध द्वारा मारना सही होगा, क्योंकि यहाँ पे शिशु की बात चल रही है, जो कि शिशु कब होता है? जब पेट से निकल जाता है उसके बाद, तो वो दूध के द्वारा फैल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है, आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? तो जाहिर सी बात है मादा के शरीर में। अच्छा, हाइड्रा में जनन की विधि, या फिर ये प्रश्न पूछेगा हाइड्रा में अलैंगिक जनन क्या कहलाता है? तो यही तो मुकुलन कहलाता है बाबू। और ये भी याद रखना कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन में मुकुलन होता है। मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोग की विधि क्या कहलाती है? यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को क्या कहते हैं? उसी को तो निषेचन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है कहाँ होता है? फिलोपन ट्यूब में या फिर अंडडिंब वाहिनी में। ठीक है, तो जो भी आपका रहेगा ऑप्शन में वो मार दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या होती है तो एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टेडपोल जिस प्रक्रिया या फिर बोलो प्रक्रम द्वारा वयस्क मेढक के रूप में विकसित होता है उसे क्या कहते हैं? या फिर ये प्रश्न ऐसा आ सकता है, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क होता है वह क्या कहलाता है? उसी को तो कायांतरण कहते हैं। मेढक में कायांतरण पाया जाता है। पूछेगा कायांतरण किस जीव में पाया जाएगा, और ऑप्शन में मेढक है तो मार दीजिएगा। अच्छा, द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में से होता है, तो द्विखंडन देखा जाए तो अमीबा में पाया जाता है जनरली। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्मजीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता के लिए निम्न में कौन सा प्रक्रम आवश्यक है? तो भाई साहब जनन प्रक्रम आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है? जरायुज मतलब क्या? जो अपने जैसे शिशु को जन्म देता है। और एक होता है आपके पास अंडप्रजक, जिसको जो बेसिकली अंडा देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जंतुओं में जनन की कितनी विधि होती है? तो जंतुओं में जनन की 2 विधि होती है। लैंगिक एक होता है आपके पास, एक लैंगिक होता रहेगा, लैंगिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुकुलन द्वारा जनन निम्न में होता है, तो मुकुलन द्वारा हाइड्रा में होता है। अच्छा, पौधे में जनन अंग कहाँ होता है? तो सारे पुष्प में होता है। ठीक है, नर और मादा दोनों जनन अंग पुष्प में ही होता है। अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो भाई साहब अभी मैंने बोला द्विविभाजन द्वारा या फिर द्विखंडन द्वारा। निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है क्या कहलाता है? आंतरिक निषेचन कहलाता है। और निषेचन जो बाहर होता है उसको क्या कहते हैं? जो बाहर निषेचन किसे कहते हैं? जो मादा शरीर के बाहर में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो भाई साहब मेढक में। सबको पता है मेढक अपना अंडा जो होता है वो जल के बाहर में छोड़ता है, टेडपोल वगैरह रहता है वो। ठीक है, नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? तो वही तो युग्मनज बनाते हैं। देखो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, बस खाली क्वेश्चन घुमा घुमा पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि किसी जीव द्वारा अपने जैसे संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भाई साहब जनन कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हीं को तो हम लोग जरायुज बोलते हैं। अंडप्रजक किसे कहते हैं? जो अपने जो अंडा उत्पन्न करता है, जैसे मुर्गी हो गया, पराया सभी पक्षी जैसे जो जाति होती है पक्षियों की, वो सब अंडे ही देते हैं जनरली। ठीक है, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देकर अंडे देते उन्हें क्या कहते हैं? अंडप्रजक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, जरायु जंतु कौन सा है? तो देखा जाए तो यहाँ में से गाय, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये सभी देखा जाए तो आपका जरायुज में आता है। अंडप्रजक में जैसे कि छिपकली हो गया, मेढक हो गया, मुर्गी हो गया, ये सभी अंडप्रजक में आते हैं। कुछ मछली अंडप्रजक में भी आती है, कुछ जरायुज में भी आती है। अच्छा, विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था, क्या नाम था? तो भाई साहब उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, थोड़ा मैं देखना चाहूंगा। ठीक है, बाकी मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु कैसे होते हैं? तो बेसिकली ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुर्गी के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो भाई साहब उसी को चूजा बोलते हैं। मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? ताकि उसमें के लिए उसको गर्मी मिल सके, इसलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं? तो मेढक के अंडे, जिसे टेडपोल वगैरह बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब सुशील वाले चैप्टर से कुछ प्रश्न करते हैं। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? तो अल्कोहल। ठीक है, निम्न में प्रतिजैविक कौन है? तो भाई साहब वही यहाँ देखा जाए तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रतिजैविक में आएगा, एंटीबायोटिक में। सूक्ष्मजीव कहाँ पाया जाता है? ये प्रश्न बहुत बार आया है। तो जल, वायु, मिट्टी, इनमें से सभी जगह में पाया जाता है। अच्छा, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? तो सबको पता है पेनिसिलिन खोजा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न आपके पास, संचरण रोग का सबसे मुख्य कारक है? तो भाई साहब घरेलू मक्खी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंगू परजीवी का वाहक है? तो मादा एडीज मच्छर हो जाएगा। 7 का
आपका 7 का जो 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चला आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में सबसे पहले प्रतिजैविक की खोज की थी, तो वही पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही किया था 1928 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, अभी मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किण्वन की खोज किसने की है? तो किण्वन की खोज लुई पास्चर। सर्वप्रथम चेचक की खोज किसने किया था? तो आपके पास एडवर्ड जेनर हो गया। अच्छा, दूध को दही में परिवर्तन करने वाला सूक्ष्मजीव कौन है? तो लैक्टोबैसिलस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलियो किसके कारण होता है? तो देखा है तो वायरस के कारण होता है। क्षय रोग किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी एल्गी एक कोशिकीय होता है? तो देखा जाए तो आपके पास क्लेमाडोमोनास जो होता है यही आपके पास एक कोशिकीय एल्गी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? तो मच्छर के काटने से, इसलिए मम्मी बोलती है मच्छरदानी लगा लो। मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मलेरिया रोग का कारक है या फिर बोलो कि कारण है? तो प्रोटोजोआ। नेक्स्ट जो प्रश्न आपके पास, निम्न में कौन जीवाणु जनित रोग है? तो याद रखना क्षय रोग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से किस पौधे के पत्ती के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में क्या आता है? गिलोय की पत्ती का उपयोग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैजा किसके द्वारा होता है? तो हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाले सामान्य रोग है, तो पोलियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला सामान्य रोग है, तो भाई साहब टाइफाइड हो गया। अच्छा, एंथ्रेक्स रोग का कारण है, तो एंथ्रेक्स रोग का कारण शायद जीवाणु है, बाकी इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग, जीवाणु ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रीकारी सूक्ष्मजीव का उदाहरण है, तो देखा जाए आपके पास एक राइजोबियम हो गया, जो जनरली दलहनी पौधों में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्मजीव को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। सूक्ष्मजीवों को देखा जा सकता है, तो सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ब्रेड जिसको डबल रोटी बोलते हैं या इडली फूल जाती है, क्योंकि इसमें ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि हो जाती है। गेहूं की रस्ट किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है। नींबू का जो कैंकर होता है यह किसके कारण होता है? तो बेसिकली जीवाणु के कारण होता है। भिंडी की जो पीत है किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण से होता है। शराब उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है? तो याद रखना ईस्ट का उपयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलता है, वो क्या कहलाता है? उसी को तो संचरणीय रोग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाले औषधि है, क्या है? प्रतिजैविक है, इसी को तो प्रतिजैविक कहते हैं। अच्छा, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्पन्न होता है, याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पैकेट थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो उसको पाश्चीकरण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसी को तो नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। इस श्वसन के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न होता है? वही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे लग रहा है क्या लगभग 60 से ऊपर प्रश्न मैंने आपको करा दिया, तुरंत देख लो 13 मिनट के अंदर में। ठीक है, इसे 13 मिनट हो गया। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।